नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं इदम टुडे के साथ। मैं आपके साथ शनाया अहम। और आज जो मसला, जो मुद्दा आपके सामने इदम टुडे लेकर आया है, वो मुद्दा जब आप जानेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सिर्फ 31 साल की उम्र में लाखों का खर्चा करने के बाद फिर भी कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़े, फिर भी लगातार अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े, तो कैसा महसूस होता है। मैं बात कर रही हूँ इस टाइम करण कामराज की, जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ सिर्फ 31 साल की उम्र में वो सब उन्होंने देखा जिस उम्र में उनका हंसने खेलने का, परिवार बसाने का मन था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये सपना टूटता हुआ नज़र आया। लगभग 8 से 10 लाख खर्च करने के बाद, बहुत ही धूमधाम से किसी पर विश्वास करके शादी करने के बाद आज करण मौजूद हैं अपने जीवन साथी के साथ नहीं, बल्कि इन कागजातों के साथ, अपने ऊपर लगे हुए आरोपों के साथ और कोर्ट कचहरियों के चक्कर के साथ। तो करण कामराज से हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो इस मुश्किल में पड़े हैं, जो वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आज इदम टुडे के पास पहुँचे हैं। आइए बात करते हैं करण कामराज के साथ। करण, सबसे पहले आपका इदम टुडे में स्वागत है। सर, जैसे मैंने कहा कि एक उम्र है अभी आपकी 31 साल, कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती, लेकिन अगर उसमें ही कोर्ट कचहरियों का चक्कर लगाना पड़ जाए तो मन तो दुखता है, सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो क्या मामला है, आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। वैसे देखिए जी, मेरा नाम करण कुमार कामरा है और मेरा शादी हुई थी जी 28 अप्रैल 2017 में। जी शादी हमने धूमधाम से की थी कि ये सोच के कि जी मेरी लाइफ पार्टनर आएगी, जीवन साथी बनेगी, सुख दुख के साथी बनेगी। लेकिन क्या है जी, उसने जैसे ही शादी के माहौल के बाद गेस्ट गए हमारे, तो तीसरे ही दिन उसने बोल दिया मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो उसके बाद रेगुलर उन्होंने जी ब्लैकमेलिंग करनी शुरू कर दी, उसके परिवार ने और उसने खुद ने, कि झूठे झूठे केसेस में हम फंसा देंगे। तो जी ऐसा है, धीरे धीरे करते 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 मेंटली टॉर्चर होते होते मैं जी बीमार रहना शुरू हो गया। उसके बाद जी साल भर तक मैं काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटलाइज भी मुझे इमरजेंसी में करना पड़ा। तो ये क्या है जी, 24 मई 2018 को ये बिना बताए चली गई। बिना बताए चलेगी, वहाँ पर जी ये भूल गई थी जी, हमारे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं 15-20 दिन पहले। तो इसके चाचा का कॉल आया, कहते जी तुमने लड़की को मार पीट के बाहर निकाल दिया और अब हमें जो हमने लगाया है हमें दो वापस। तो अब हमें तो पता नहीं है जी कितना क्या है क्या नहीं है, वो पीछे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें क्या मालूम, हमें तो जो सामने है वही हमें दिखता है। तो क्या है जी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐसे देते हो तो ठीक है, नहीं तो हम वुमेन सेल के थ्रू निकलवाएं। तो उन्होंने कहा, पापा ने कहा कि भाई अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये इसको हॉस्पिटलाइज भी किया था, तो अभी इसने ट्रैवल वगैरह करना नहीं है। तो इन्होंने क्या है जी 28 मई के या 27 मई तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी वुमेन सेल में कि ये कह के जी ये तो मेंटली तौर पे बीमार रहता था, ये फ्रॉड किया है मेंटली, तो इसको लड़की को परेशान करते थे, दहेज मांगते थे, ऐसे इल्ज़ाम लगा के इन्होंने कंप्लेंट कर दी वहाँ पर। और ये कह के कहा कि ये अकेला अंदर बाहर जा नहीं सकता। अब उन्होंने कहा ट्रैवल नहीं करना, वो इसलिए कहा क्योंकि बार बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा था। अब रास्ते में कहीं तबीयत बिगड़ जाए ज़्यादा तो कहाँ एडमिट किया जा सकता है, एक एक मिनट कीमती होता है एक इंसान के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में। तो वहाँ पर बार बार ट्रैवल कर रहे थे, वुमेन सेल में डेट्स लिए जा रहे थे कि समझौता कर रहे हैं, पर वहाँ पे क्या है, इन्होंने 10 लाख की डिमांड करनी शुरू कर दी। 10 लाख की डिमांड शुरू कर दी, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, बच्चा प्यारा है या पैसे प्यारे हैं तुम्हें। तो वहाँ पे सेटलमेंट हुआ हमारा और सारा सामान वगैरह सब कुछ है अपना ले चुकी थी पहले ही उस टाइम पे 2018 में। तो म्यूचुअली डिवोर्स हमने फाइल किया था उस टाइम में। म्यूचुअली डिवोर्स ये कहा कि डिसमिस हुआ एज अ विड्रॉन कि ये 1 साल सेपरेट रहना ज़रूरी है, जो कि ये मैंने पहले भी बताया था उन्हें, वो नहीं माने, वो बार बार हेल्थ का फ़ायदा उठाए जा रहे थे उस चीज़ में। तो
ये होने के बाद उन्होंने जो डिसमिस हुआ उसमें फिर दोबारा उन्होंने ब्लैकमेलिंग करनी शुरू कर दी। तुम ये कहो कि साल से सेपरेट रह रहे थे, जब हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है कैसे गई है, हमने कंप्लेंट की थी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कि इस डेट को गई है, तो हम कैसे कह दें कि साल से सेपरेट रह पहले रहने ज़रूरी है। फिर से डिमांड करना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो इस टाइम तक मैं प्रॉपर ठीक हो चुका था, क्योंकि जो मेन बीमारी थी, जो ये मेरी ब्लैकमेलिंग हो रही थी, जो पास में हर मिनट टॉर्चर हो रहा था, वो यहाँ से जा चुकी थी खुद ही, यानी जिसको मैं वाइफ बना के लेके आया था यहाँ पर। तो उसके बाद क्या हुआ जी, इन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। तो मुझे इस बीच में पता लगा जी इसका मोबाइल नंबर रजिस्टर है किलकारी मोबाइल सर्विस में। किलकारी मोबाइल सर्विस में मैंने आरटीआई फ़ाइल की। आरटीआई फ़ाइल में उसमें उनका जवाब आया कि उन्हीं का ही रजिस्टर्ड होता है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो या डिलीवरी हो चुकी हो। उनके 1 साल तक माँ की सेहत और बच्चे की सेहत के जानकारी प्री रिकॉर्डेड वो भेजते हैं। तो माइंड में डाउट आया कि ये कैसे हो सकता है, क्यों घर नहीं बसा रही थी, क्या है, क्या कारण है, क्यों झूठे केसेस कर रही थी। तो उसके बाद कोशिश की पता लगे कि ये सच है झूठ है, क्या पता मोबाइल भी एक उधर डिजिट हो सकता है, गलती से भी हो सकता है, ये हम भी मानते हैं इस चीज़ को, या अपना नंबर अपने रिश्तेदार के लिए किसी में दे सकते हैं, ये भी हमारे माइंड में था। लेकिन जब ये नहीं हो रहा था, ब्लैकमेलिंग चल रही थी, तो अति हो गई थी बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 12C के जो आपने किलकारी से जो कॉल आ रही थी उसके बारे में, जो आपकी वाइफ थी हिना, उनसे नहीं बात करी कि उनके नंबर पे कॉल क्यों आ रही है? देखिए वो तो वहाँ जा चुकी थी, मेरे पास तो थी नहीं। अब जब ये म्यूचुअली डिवोर्स हो चुका के लिए फ़ाइल किया था, वो डिसमिस भी हो गया था एज अ विड्रॉल, उसके बाद ब्लैकमेलिंग हो रही थी। उसके बाद मुझे मालूम चला था कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ कहीं से निकालने की कोशिश की। तो जब मैंने यहाँ केस फाइल किया एज अ मतलब कि फ्रॉड का, कि मैरिज एनलमेंट का, और डेराबस्सी में क्रिमिनल केसेस किए इसके, और जिन्होंने तंग किया था, मुझे परेशान कर रहे थे, उनके खिलाफ़ यहाँ डेराबस्सी में कंप्लेंट की। तो इसके बाद क्या है कि इन्होंने जवाब तो दिया नहीं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट है 12C का, ये 12C में बुलाया था इनको, ये रहा, इनको बुलाया था, वो आए तो है नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जवाब भी नहीं दिया। इसको कोस्ट भी लगी थी, कोर्ट के थ्रू कोस्ट भी लगी थी, तो भी इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र के लिए तब तक डाल दिया था केस। तो उन्होंने यहाँ पे जवाब नहीं दिया। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस केस प्रोटेक्शन के अंदर 2005 के अंदर उन्होंने क्या है कि बच्चों की प्रोटेक्शन मांग ली, वहाँ पे बच्चों की प्रोटेक्शन मांग ली। यहाँ पे तो ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे तो थे, या मैं तो सोच रहा था शायद गलती से हो गया, अगर होता तो चाइल्ड होता। उन्होंने चिल्ड्रन वर्ड लिखा हुआ था जी, उसमें चिल्ड्रन वर्ड लिखा हुआ था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सेक्शन 18 में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 18 में ये देखिए, प्रोहिबिटिंग रिस्पोंडेंट फ्रॉम एंटरिंग द स्कूल / कॉलेज एनी अदर प्लेस ऑफ योर चिल्ड्रन। हमारे तो चिल्ड्रन हुए नहीं थे, और वो जो रिकॉर्ड था वो शादी से पहले भी था। तो ये सब चल रहा था। उन्होंने फिर ब्लैकमेल करते हुए इतने फॉल्स केसेस किए, दोबारा FIR भी दर्ज करवाई। हमारी मैरिज हुई थी जी 2017 में, उसमें लिखवाया गया 2018 में, ताकि वो दिखा सके 2019 तक हम रह रहे थे, जो कि सेपरेट थे। हमने म्यूचुअल डिवोर्स भी फाइल किया था उस चीज़ के लिए। वहाँ पे कोर्ट में गया, मैंने खुद केस फाइट किया वहाँ पे। तो एंड में जाके जब उन्हें पता लगा कि वो खुद ही फंस रहे हैं, क्योंकि उनके कोर्ट केसेस में वो खुद ही फंस गए थे, उनके अगेंस्ट ही केस फॉल्स दर्ज करने के केस दर्ज हो गए थे वहाँ पे, उसके अगेंस्ट ही केस दर्ज हो गए थे वहाँ पे जाके। तो उन्होंने क्या है कि MOU में बाकायदा MOU जनरेट किया, उसमें माफ़ी मांगी कि उसने अपने घर वाले और रिश्तेदारों के बहकावे में आके सभी फॉल्स केसेस किए थे। जैसे कि अभी आपका लीगल डाइवोर्स तो हो चुका है, लेकिन जब आपके संपर्क में हिना आई थी, वो किस तरह से आई थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी इस रिश्ते की? देखिए, हमारा जो बैकग्राउंड है हरियाणा भिवानी का है। तो
25-30 साल पहले पापा और उसके पापा जानते होंगे आपस में, तो हम लोग तो इस साइड आ गए, तो वो शायद दिल्ली चले गए थे उस साइड में, तो संपर्क नहीं था उसमें, इतने मोबाइल्स भी लोगों के पास में होते नहीं थे। तो भिवानी से ही उनको पता चला कि राजकुमार कामरा अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं, तो उनका फ़ोन आया कि ऐसा है कि मेरी बेटी बैठी है, तो हम आप एक दूसरे को पहले जानते थे, तो क्यों ना हम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। ऐसे ही कोई हमने देखा कुछ नहीं, तो सोचा कि पहले जानते हुए हैं तो हाँ कर दी उस रिश्ते के लिए। आपने हाँ कर दी, तो पहली बार वो लोग आपके घर आए या आप उनके घर गए? नहीं जी, पहली बार वो ही हमारे घर आए थे, और क्या है कि उन्होंने कहा फिर हफ्ते में आइए हमारा घर बार देखिए वहाँ पे आके। तो वहाँ पर उन्होंने पहले ही अपने रिश्तेदार वगैरह बुला रखे थे कि रोका उसी टाइम में करना है, तो उसी। आपको मालूम था कि रोका हो रहा है आपका? नहीं जी, उन्होंने देखने के लिए ही बुलाया था वहाँ पे, घर बार देख लीजिए आके हमारा। सडनली आपको वहाँ बुला के रोका कर दिया गया, तो आपके मन में वहाँ खटका नहीं हुआ कि बुलाया था घर देखने और हो रहा है रोका? देखिए, इतने प्यार से डील कर रहे थे, उनका ऐसे कर रहे थे कि भाई दोस्ती यारी पापा से ऐसे ही एकदम जागी हुई थी उनकी, तो शक नहीं गया कि भाई ये चीज़ भी कर सकते हैं वो। ठीक है, जिस तरह आपने बताया कि शादी के लगभग 3 दिन बाद उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रुकूंगी, जैसे आपने कहा, तो आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो शादी के 3 दिन बाद ही ऐसा क्या हुआ कि वो जाने की ज़िद कर रही है, या वो रुकना नहीं चाह रही, या वो कोई ट्रैप में आपको फंसा रही है, कहीं ना कहीं महसूस हुआ? नहीं जी, पहले जब शादी हुई थी तो उसने अजीब अजीब हरकतें पहले शुरू की कि मुझे डर लग रहा है, मुझे इस घर में कुछ दिख रहा है, ऐसे समथिंग वगैरह। मुझे लगा कि नई नई मैरिज है, नए घर में आई है, सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस चीज़ के लिए मैंने इग्नोर किया कि शायद ये चीज़ हो सकती है। जब उनका वो चीज़ नहीं चला कि शायद मुझे लग रहा था कि वो खुद को अपना मेंटली दिखाने की कोशिश कर रही हो कि मैं ही खुद करूं, ताकि जब लड़का मना करेगा, लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई है तो पैसे तो देने पड़ेंगे, तो उनकी शायद वो सोच चल रही थी। जब ये कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने मुझे ही मेंटली बीमार दिखाना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए कि आप मेंटली बीमार हो, आपने उनसे ये बात छुपाई, तो ये चीज़ें आपके लिए की जा रही थी ताकि आप उनको निकाल दें, या किसी तरह के जाल में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही थी? विद फैमिली कर रही थी, उनकी फैमिली का सहयोग था उनको? हाँ जी, पूरी फैमिली ही मिली हुई थी इस चीज़ में, उनकी पूरी फैमिली ही मिली हुई थी। अगर मैं जो चीज़ बोलता नहीं था तो वो भी पूरे सारे मिल के बोलते हाँ जी इन्होंने बोली है। अब मैं अकेला पड़ जाता था, अब पेरेंट्स के सामने बोलेंगे, पेरेंट्स को लग रहा था शायद ये बीमार चल रहा है इस टाइम में, शायद उनको लगता था कि बिज़नेस की डाउन जा रहा है, इस वजह से टेंशन में है, पर एग्जैक्टली रीज़न था कि बिज़नेस भी टेंशन डाउन इसलिए जा रहा था, मैं बीमार हो गया था उसके टॉर्चर की वजह से। तो उन्होंने ऐसी ही एक तरह से कहानी गढ़नी शुरू कर दी कि मैं मेंटली बीमार दिखूं। अब 1 साल तक जब वो चली गई, ऐसा क्या हुआ कि मुझे 5 साल में एक बार भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा। कुछ तो होगा ना। मतलब वो आपको मेंटली टॉर्चर इस हद तक कर देते थे कि आप बीमार हो जाते थे, आपको इमरजेंसी में एडमिट भी करना पड़ता था, इस हद तक आपको मेंटली टॉर्चर किया गया। उसके बाद आपके दोनों के कंसेंट के साथ पूरे लीगली तरीके से डाइवोर्स हो गया। अभी आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो कि जो आपकी प्रतिष्ठा पर, आपकी इमेज पे फ़र्क पड़ा है, आप क्या कहना चाहोगे समाज से? देखिए, समाज से मैं ये कहना चाहूँगा, अब उसने जब जेल जाती नज़र आई तो उसने बाकायदा कोर्ट में, रिटर्न में, MOU में एफिडेविट दे के माफ़ी मांगी है। ठीक है, आप सोचते हैं कि लड़की ही सच्ची होती है, लड़की सच्चे केस करती है, ऐसा नहीं है, लड़के भी समाज का हिस्सा हैं। अब जो हमारी फैमिली जो होती है, वो हमारी फैमिली एक देश की जड़ होती है। ठीक है, अब फैमिली से ही एक मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से ही एक शहर बनता है, शहर से ही स्टेट बनता है, और स्टेट से ही देश बनता है। जब हमारी जड़ ही कमज़ोर हो जाएगी तो हमारा देश भी तो कमज़ोर होगा ना। तो आप सच्चाई जानने की कोशिश करिए, और
बिना देखे बिना सुने, कुछ देखा नहीं है सुना नहीं है, अगर आपने देख लिया लड़की साथ ऐसा हो रहा है तो आप उनका फेवर करना बंद कर दीजिए। सच्चाई जानिए, लड़का भी सही हो सकता है। अब मैंने 5 साल झेले हैं, आप समाज की ही ये शह दी हुई है लड़कियों को कि झूठे केस करो, समाज तो साथ में खड़ा है। फिर फैमिलीज, हमारा देश कहाँ जाएगा? इनकम नहीं होएगी फैमिलीज़ की, टैक्स नहीं भरे जाएंगे तो देश तो हमारा डाउन ही जाएगा ना। ये समाज ही है स्पेशल झूठे केसेस को बढ़ावा देने के लिए, उन लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए कि आप झूठे केसेस करो, हम आपके साथ में खड़े हैं, सच्चाई जानेंगे नहीं और देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं खुद ही। तो आप करण कामराज को सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी पीड़ा, अपना दर्द आज इदम टुडे के सामने रखा है और उन्होंने बताया है कि जिस तरह के इल्ज़ाम उनकी पत्नी जो रह चुकी हैं हिना, वो उन पर लगाती थी कि बीमार है, मानसिक तौर पर बीमार है, कहीं बार आ जा नहीं सकते। उसके बाद इल्ज़ाम लगाने के बाद जब हिना को समझ में आया कि वो जेल जा सकती हैं क्योंकि वो झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो उन्होंने बाकायदा कोर्ट में माफ़ी भी मांगी है, जिसके सबूत हमारे पास हैं। यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि सरकार ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है कि औरतों के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन कुछ औरतें उन कानूनों को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। नाजायज़ तरीके से ससुराल वालों को परेशान किया जा रहा है, पति को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है उस औरत के मायके वालों की भी कि वो अपनी बेटी को समझाएं और उसके किसी भी इस तरह के झूठे आरोप में उसके सहयोगी ना बने, घर बसाएं, घर बिगाड़े ना। यहाँ पर करण कामराज ने 5 साल तक जो भुगता है, अब उनका लीगल डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन जो भुगता है, जो दिल टूटा है, जो मानसिक परेशानी उन्होंने झेली है इन 5 सालों में, जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े हुए हैं, उसका हर्जाना आखिर कौन भरेगा, किस तरह से चुकाया जाएगा? 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं अपने आप के लिए इन आरोपों को झेलते जाना। तो इदम टुडे न्यूज़ की टीम आप सभी से ये अनुरोध करती है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का आप गलत इस्तेमाल ना करें, अपने पति के साथ बना कर रखें और अगर कहीं ना कहीं कुछ खटपट होती भी है तो उसे परिवार की 4 दीवारी में सुलझाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शनाया अहम आपसे लेती हूँ इजाज़त।